5 दिन का जो अल्टीमेटम था वो अल्टीमेटम हमारा कल पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद भी हबीब खान कुरान ने इस्तीफा नहीं दिया। उसी को लेकर हमने पूरे राजस्थान में सभी जिला मुख्यालयों पर आज जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। और यहाँ तक कि हमने आज सभी जगह प्रदर्शन करने के बाद में ये चेतावनी दी है सरकार को कि तुरंत इसको बर्खास्त किया जाए और हबीब खान तुरंत इस्तीफा देवे। यदि अगर ऐसा नहीं होता है तो जैसे आज हमारे पूरे राजस्थान में विरोध प्रदर्शन हुआ है, तो आने वाले दिनों में हमारा क्रमबद्ध तरीके से हमारा आंदोलन चलता रहेगा। आज हमने आरपीएससी चेयरमैन जो है उनकी शव यात्रा निकाली। सभी कार्यकर्ता हम लोग इकट्ठे हुए कार्यालय और कार्यालय से नारेबाजी करते हुए वहां पर पहुंचे और वहां पर उनकी ले जाकर शव यात्रा को उनका दाह संस्कार किया। और अब हम उनके 12 दिन तक उनका 12वां जो है वो भी करेंगे। ये अजमेर के एक प्रदर्शन का जिक्र था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ये कार्यकर्ता थे जिन्होंने प्रदर्शन किया और उसके बाद आरपीएससी चेयरमैन से इस्तीफे की मांग की। भिंडा साहब, अब मैं आपका रुख करूंगा, सदन क्या कर सकता है इस मामले में? सदन ने प्रस्ताव पास करके भारत सरकार को भी कह सकता है, गवर्नर को भी कह सकता है। आप भागीर जी ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन फिर मेरी मान्यता है कि गवर्नर सुप्रीम कोर्ट को लिख सकते हैं और वो एक्शन का तरीका ये भी हो सकता है। क्या माणक चंद जी सुराणा ने आज सदन की कार्रवाई के दौरान एक रास्ता भी सुझाया कि क्यों ना आरपीएससी में इस तरह की धांधलियों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सदन प्रस्ताव पारित करे और फिर उसके भेजा जाए। अगर फिर आरपीएससी चेयरमैन और सदस्य इस बात की अवमानना करते हैं तो फिर उन पर कार्रवाई का प्रावधान हो। कार्रवाई मोरल क्यों नहीं होता? इस पर सब लोग इस बात को सदन में उठाते हैं, सवाल करते हैं, सब मानते हैं कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार कार्रवाई करती क्यों नहीं है? आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है। सदन का आज सबकी भावना ये थी कि इसमें कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए, दोनों पक्ष, सभी पक्ष। अब वही बात आती है, समझने वाली बात आती है, लोग संविधान तो आरपीएससी के खिलाफ है, आरपीएससी चेयरमैन को हटाने के खिलाफ है, ठीक है, लेकिन दोषी के अगर कोई सिद्ध हो जाता है जांच के आदेश तो दीजिए आप। वैसे मेटी जी बता सकते हैं सीआरपीसी में जो अपराधी है उसको। चलिए मेटी जी, विधि छात्र के नाते आप क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए? नहीं, ये मोशन लिया जा सकता है इनके अगेंस्ट में और संभवतः मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन अभी मैं अपडेटेड नहीं हूँ, लेकिन राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकते हैं या गवर्नर बर्खास्त करेंगे, मुझे इस पर संशय है। और पंजाब में ऐसा हुआ, एक आध दो दूसरे राज्यों में भी हुआ ऐसा, क्योंकि शायद चलिए इस पे तफसील से बात करें। उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ अलवर से हैं, देवेंद्र। बताएं देवेंद्र जी, क्या कहना है आपका? हेलो जी जी सर, मेरा फूलचंद भिंडा जी से सवाल है, बीजेपी के एमएलए हैं जी। इनसे ये सवाल है कि जो थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की एसएलपी को ये वापस लेने जा रहे हैं, तो ये 60% हो जाएगा तो बच्चे अधर में रह जाएंगे, तो उन बच्चों का क्या होगा जो बच्चे बाहर हो जाएंगे, तो उसमें से क्या होगा? सरकार इनका ख्याल क्यों नहीं रख रही? हमने उम्मीदों के साथ इनको वोट दी थी। देखिए पूरे वही नीतियों को बदलने वाली बात है। ऐसा है, ये 60% का है, क्योंकि 4 परीक्षाएं बीए करने के बाद में या ग्रेजुएशन करने के बाद 4 परीक्षाएं होती थी, तब जाकर टीचर बनता था। आरएस आईएएस तो एक परीक्षा या एक स्टेज बाई पास करके भी बनता था। इस कारण से केवल इसी कारण से केवल चयन करना है, पहले टेट के लिए और फिर नौकरी लगने के लिए। इस कारण से उसको हम तो समझाइज किया है कि डबल मार जो शिक्षक उस पर पड़ती है युवा पर, वो नहीं पड़े और उसमें सबको समान अवसर है। राज्य से यही आशा की जाती है कि समान अवसर सबको उपलब्ध हो, तो सबके लिए लागू किया जा रहा है वो। और टेट भी जब लागू किया गया था तब उसमें ये छूट थी कि 5 साल तक राज्य सरकार चाहे तो उसको टाल सकती थी, लेकिन वो उसमें जल्दबाजी में लागू हो गया। अब उसमें सबको समान अवसर देते हुए, जैसे 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए सीनियर सेकेंडरी और बीएसटीसी, और जो ऊपर की कक्षाओं के लिए वो बीए और बीएड, उनके नंबर भी 20-20 नंबर जोड़ के 60 नंबर का जो परीक्षा होगी और उसमें वो टेट भी मान लिया जाएगा। तो केंद्र सरकार का या यूँ कहना चाहिए जो सक्षम संस्थाएं जिन्होंने तय किया है उनकी शर्तें भी पूरी होंगी और इनको युवाओं को मौका भी मिल जाएगा। चलिए एक और कॉलर अजमेर से हमारे साथ हैं, सुरेश। बताएं सुरेश जी, क्या कहना है? हेलो जी। हाँ सर जी, ये कह रहा हूँ मैं कि जो ये एग्जाम का करा रहे हैं जी, ये सब जो एग्जाम कराएंगे रेट का, तो इसमें जो 40% अगर ये जोड़ेंगे जो एजुकेशन का जोड़ेंगे, तो उससे तो सर जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके तो लिए नुकसान होगा इसका जबरदस्त। देखिए भिंडा जी, लगातार इस तरह के जो कॉलर्स आ रहे हैं उनका जो रुख है वो यही है कि पहले कोई सरकार आती है, कुछ नीति बना जाती है,
दूसरी सरकार आती है, अपनी सहूलियत से नीतियां बना देती है। आरपीएससी में ऐसा होता है। और क्या आप नहीं मानते कि बड़ी वजह इस तरह की धांधलियों की यही है? वो युवा जो कह रहा है उसका दूसरा है, पहले इंटरनल असेसमेंट नहीं था 10वीं और 12वीं में, और जो पुराने लोग हैं उनके तो वास्तव में निश्चित तौर पर कम नंबर आते थे। मैं जब यूनिवर्सिटी में बीए किया उसमें केवल 3 फर्स्ट डिवीजन थे, अब तो 3 लाख में से 30,000 से भी ज़्यादा लोग फर्स्ट डिवीजन आ रहे हैं। तो इस कारण से ये तो अंतर आएगा, पुराने और नए में अंतर आएगा। एक चीज मैं आपसे इस कारण से कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। आपने विश्वविद्यालय, क्या इन सारी की सारी जो प्रणालियां हैं, इन प्रणालियों में क्या बदलाव हो, इसके लिए कभी शिक्षा से जुड़े हुए लोगों से सलाह मशवरा किया गया? नहीं किया गया। यार सरकार जो मर्जी करती है, जिसको जो उनको उचित लगता है, उपयुक्त लगता है, उसको पॉलिसी को लेकर के आ जाती हैं। और ऐसा लगने लगा है कि शिक्षा से जुड़े हुए सवालों पर शिक्षा से जुड़े हुए लोगों को दरकिनार करके पिंडा साहब, आप प्रशासनिक खुद निर्णय लिए जा रहे शिक्षा हैं। के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, आपको नहीं लगता कि सदन में ऐसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाना चाहिए? आप जैसे लोग जब सदन में ऐसे मुद्दों को लेकर पहुंचेंगे तो शायद भला हो जनता का। नहीं, मैं तो बोलता हूँ शिक्षा पर ही बोलता हूँ, व्यवस्थाओं पर भी बोलता हूँ। आज ही मैंने पीपी मॉडल जो सड़कों का आया है उसके बारे में बोला है कि देश लुट रहा है, जनता लुट रही है, और पीपी मॉडल पर आप भागे जा रहे हो। मैंने आज ही रखा है विधान। क्या कारण है कि 163 विधायक है इसलिए आपकी नहीं सुनी जाती? नहीं, गुप्ता जी में सुनने वाला नहीं, सुनने वाली बात नहीं है, मैंने रखी बात। ये गुप्ता जी जो कह रहे हैं ये निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण बात है कि जिन लोगों के पास समय नहीं है उनको सब काम दिया जाता है, जिन लोगों के पास सोच है उनका उपयोग नहीं किया जाता। ऐसा चल रहा है समाज में, अपॉर्चुनिटी का ज्यादा महत्व। हम लोग कार्रवाई पर थे। बताएं मेठी साहब, आप अपनी बात बताएं, फिर भागीरथ जी जैसे गुप्ता जी ने जानकारी बिल्कुल बात कही, वो ठीक कही। अभी यूजीसी अपने नेट के एग्ज़ाम के लिए बदलाव की सोच रहा है और अभी वो फीडबैक ले रहा है। आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वो फीडबैक ले रहे हैं निरंतर रूप से। CSET जब आया उससे पहले पूरे देश में गहन चर्चा और एक पूरे चिंतन हुआ, और उसके बाद बदलाव हुआ, और अभी फिर चिंतन के दौर है कि जो CSET में जो अंग्रेजी माध्यम के छात्र आए एक साथ लगभग 90% से ऊपर वो छात्र आए, तो उस पर वापस चिंतन का दौर है। तो निश्चित रूप से ऐसी बहस, व्यापक बहस होनी चाहिए, उसमें जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स है उनको सम्मिलित किया जाना चाहिए, और बिल्कुल चिंतन होकर और फिर एक प्रयोग किया जाना चाहिए। जबकि आप PSC का इतिहास देखें तो PSC अपने स्तर पर सारी योजनाओं का निर्धारण करती है और उन पर सारे प्रयोग करती है। हमारे यहाँ ये भी बात चली कि हम स्टेट सर्विसेज के लिए अलग कमीशन होगा और सबऑर्डिनेट सर्विसेज के लिए अलग कमीशन होगा। केंद्र में ऐसा है बिल्कुल, और वहाँ राज्य में ऐसा क्यों नहीं है, इस पर सवाल होना चाहिए। बिल्कुल संख्या जनसंख्या हो गई है। चलिए, राज्य में कार्रवाई वाली बात थी। भागीरथ जी, आपको नहीं लगता कि इसमें जांच आयोग का गठन कर देना चाहिए सरकार को, या फिर कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए ताकि आगे कुछ इस तरह की गड़बड़ियां ना हो, या फिर जो गड़बड़ियां करने वाले हैं वो कम से कम सावधान हो जाए? देखिए, 2-3 चीज़ों की इमीडिएटली आवश्यकता है। पहले तो डिसेंट्रलाइजेशन की जो बात हुई जी, वो होना चाहिए। सारे के सारे सर्विसेज का एक जगह पर सेंट्रलाइज करके, और वो भी अपन जो एक समस्या पैदा कर रहे हैं, तो अलग अलग सबऑर्डिनेट सर्विस का अलग हो जाए, स्टेट सर्विस का RPSC के पास रह जाए, टीचर्स के लिए अलग पहले बोर्ड गठित था उस तरह का बोर्ड गठित हो जाए। और दूसरी बात, नीति निर्धारण की जहाँ बात है, नीति निर्धारण भी हियरसे से हो जाती है। मैंने कह दिया चीफ मिनिस्टर साहब को कि साहब ये कर दो, और वहाँ चेंज हो गया, क्योंकि मैं काफ़ी नज़दीक हूँ और अच्छी बात कर सकता हूँ मिंडा साहब से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सपर्ट कमेटी बिठाइए। जी, जैसे प्रशासनिक सुधार आयोग की बात मैं कहूँ, 4 साल तक हमने जम कर के काम किया, सारी स्टेट्स में गए, बाहर की जैसे इंग्लैंड का और दूसरी कंट्रीज़ का हमने सिस्टम को स्टडी किया, 11 रिपोर्ट्स दी गवर्नमेंट को। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि इस तरह की जो बहुत गहराई में जा कर के और सोच बना करके और गवर्नमेंट को प्रस्ताव पास वो दिए जाते हैं, उनके ऊपर नीतियाँ बनती नहीं है। वो तो एक तरह से मोरारजी देसाई फर्स्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के चेयरमैन थे। मुझे हमारे शिवचरण जी चेयरमैन थे, उन्होंने कहा भागीरथ जी वो मोरारजी की रिपोर्ट लाओ। मैं लाइब्रेरी में गया, हाँ साहब थी तो सही कही। ढूंढते ढूंढते कहा साहब कुछ किताबें जो कोई ड्रॉ नहीं कर रहा है वो हमने एक तरफ फेंक रखी है, कचरे में से ढूंढ करके लाया मैं। आज भी वो रिकमेंडेशंस वैलिड है। हमने 11 सब्जेक्ट्स पे दी है, एक भी अगर इम्प्लीमेंट होती है तो सारा नक्शा बदलता है कि कौन इम्प्लीमेंट करे, किसको फुर्सत नहीं है। बिल्कुल तो इस दिशा में सोचा नहीं जाता। जहाँ तक एक्शन का सवाल है, एक्शन तो देखिए, एक संविधानिक पोस्ट है, उस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है,
और व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो इंडियन पिनल कोड के तहत और सारे लॉ के तहत ही कैन बी पेनलाइज्ड। उसके लिए जांच तो की जानी चाहिए ना। हाँ, जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच करिए और जांच के अंदर पाया जाए कि वो दोषी है और कहाँ तक दोषी है और कोई अपराध बनता है तो एक्शन लिया जा सकता है। बड़े प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स जो संविधानिक पोस्टों में बैठे चलिए उनके खिलाफ भी ब्रेक पर जाएंगे, उससे पहले कॉलर अजमेर से हमारे साथ है। पवन, बताएं पवन जी क्या कहना चाहते हैं? सर, जो ये बीजेपी सरकार एसएलपी वापस उठा रही है जी, वो सर बहुत अच्छा निर्णय है जी। वो क्या साल भर से सर बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं, परिणाम नहीं आ पा रहा है। साल 2 साल 3 साल में सर परिणाम नहीं आता है। इससे अच्छा, बहुत अच्छा है सर एसएलपी वापस उठावे और रिजल्ट आवे जल्दी से जल्दी। बिल्कुल पवन जी, इस बारे में बात करेंगे और सरकार से निश्चित तौर पर उम्मीद करते हैं कि आपकी सवालों का जवाब मिल जाए। ब्रेक का वक्त है, कुछ ही पलों में लौटेंगे, आप बने रखिए, कंक्लूजन की बात होगी। हमारा ये कहना है कि सरकार को या तो आरपीएससी सिस्टम को सुधारना चाहिए, इसमें जो लोग हैं या तो इनको हटा के किसी अच्छे लोग, जो काबिल लोग हैं, जो सिस्टम को सुधार सकें या फिर सही ढंग से काम कर सकें, उन लोगों को दायित्व देना चाहिए। जो योग्य, जो अनुभवी या जो ना टैलेंटेड छात्र हैं वो रह जाते हैं और जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं वो आगे चले जाते हैं। इससे सरकार को इसको रोकने के लिए कड़े कदम बिग फाइट में आज हमारा इश्यू था राजस्थान पब्लिक सर्विस की जगह स्कैंडल कमीशन, और इससे जुड़ा हमारा सवाल था कि क्या आरपीएससी में अब सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। इसको लेकर आपकी राय हमें मिली। 78% दर्शक मानते हैं कि सिस्टम में सुधार किया जाना चाहिए, बदलाव किया जाना चाहिए, जबकि 22% दर्शक इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। मेठी साहब, आपकी राय जानना चाहूँगा कि क्या सिस्टम बदला जाना चाहिए। वक्त आ गया है, संघ की जो भी संघ को लेकर संविधान है, आरपीएससी को लेकर जो संविधान है, उसमें बदलाव किया जाना चाहिए, क्योंकि अब ये इस तरह की धांधलियों के बाद प्रासंगिक नहीं रह गया। देखिए, पूरे राष्ट्र में जब पारदर्शिता की बात हो रही हो, सुशासन की बात हो रही हो, तो निश्चित रूप से एक राज्य में भी राज्य का दायित्व है कि उस पर वो त्वरित कार्यवाही करे, और न केवल व्यक्ति बदलने से संस्थान की या संस्था की गरिमा नहीं बढ़ेगी, उसका पूरा तंत्र आपको बदलना पड़ेगा। जैसे गुप्ता जी ने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस की हम बात करें या वहाँ कार्यप्रणाली की बातचीत करें। आप ये देखिए, पूरे IBPS है यहाँ हमारे बैंकिंग सर्विसेज को लेकर, रिजर्व बैंक के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो देखिए। अभी जब लगा कि आरपीएससी ठीक तरीके से जुडिशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम नहीं करवा रही, तो हाईकोर्ट ने अपने हाथ में लिया और उसको किया। अभी उसके परीक्षाएँ आ गई समय पर, मुश्किल से 25 से 30 दिन में उन्होंने परिणाम मिला दिए। और निश्चित रूप से एक ऊर्जा का संचार होता है पूरे युवाओं के बीच में, तो इस पर गहन व्यापक चिंतन की आवश्यकता है और पूरे आमूलचूल बदलाव की आवश्यकता है। नहीं तो कल ऐसा नहीं हो कि पूरे राज्य में एक अजीब सी स्थिति पैदा हो जाए और युवा कुछ अलग चीज़ों पर, अलग मार्ग पर चले जाए। तो निश्चित रूप से सत्ता को और शासन को सोचना चाहिए। भागीरथ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है कि युवाओं में बड़ा आक्रोश है। अभी अजमेर के अंदर जो एजिटेशन हो रहा है उससे ही परिलक्षित होता है, और सब जगह लाखों बच्चों के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तो एक मजाक बन गया, वरना ये परीक्षाएं तो इतनी पवित्र परीक्षाएं होती थी हमारे टाइम पे। बहुत सीरियसली लोग इसकी तैयारी करते थे, इंटरव्यूज़ बहुत ही निष्पक्ष तरीके से होते थे। अब अगर इस तरह की ऐसी संवैधानिक संस्थाओं में भी ये गड़बड़ें शुरू हो जाएगी तो फिर तो कहाँ जाएगा तंत्र, क्या होगा? इसमें तो देखिए, जांच कमीशन बिठा के सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए और जल्दी से जल्दी होना चाहिए। कई दफ़े केसेस इसका भी एक और बड़ा डिटरेंट साबित होता है अगर जल्दी एक्शन हो जाए तो, वरना एक्शन नहीं होता है तो उसका भी एक विपरीत प्रभाव पड़ता है और आगे से लोग सोचते हैं होना तो कुछ नहीं है, ठीक है अपन किए जाओ जो कर रहे हैं। तो ये एक धारणा बनती जा रही है कंट्री के अंदर। देखिए, जब तक जो है पनिशमेंट सीवियर और क्विक नहीं होगा। मैंने यूके के अंदर इसके सेशन कोर्ट के साथ में 3 दिन बैठा। 3 महीने से पुराना कोई क्रिमिनल केस था ही नहीं,
9 केसेस पेंडिंग एक काउंटी काउंसिल के। पहले दिन चार्जेस सुनाए, दूसरे दिन वकीलों की बहस सुनी, तीसरे दिन 9 के 9 केसेस में डिस्पोजल कर दिया, पनिशमेंट अवार्ड कर दिया। वो पनिशमेंट भी इतना सीवियर कि वन कैन नॉट इमेजिन। एक दवाई का डिब्बा खोल करके गोलियां दे दी, वाइफ हस्बैंड दोनों को 3 साल का रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट। छोटी सी बात। इस तरह की सख्ताई जब तक नहीं बरती जाएगी तब तक मिसाल कायम नहीं की जा सकती, उसका इफेक्ट होगा। वरना क्या है, वरना किसी ने पेपर लीक करा दिया, मान लो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, जमानत पे छूट गया। जी, आप ये तो मान चुके हैं कि इस तरह के जो पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, पीएससी हैं, इनमें जिम्मेदारी प्राथमिकताओं पर नहीं होती, सियासी प्रतिबद्धता ज्यादा होती है। इस कारण जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं और इस तरह के नतीजे सामने आते हैं। क्या लगता है आपको सरकार के स्तर पर क्या कर सकते हैं? बीइंग अ विधायक, जब आप कल सदन में पहुंचेंगे तो इस मसले पर क्या होगा? मैं निवेदन करूंगा, कल समय लेकर के जहाँ अवसर मिलेगा तो मैं बोलूंगा इस बात पर। निश्चित तौर पर केवल परीक्षा प्रणाली से ही संबंध नहीं, परीक्षा का तंत्र भी डेवलप करना पड़ेगा। अब जैसे 3 लाख लोगों की परीक्षा होती है, इंटीरियर के स्कूल में आप परीक्षा करवा रहे हो, आपके पास वो वहाँ का अध्यापक ही ले रहा है, उसके बाल बच्चे वहाँ बैठ रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं ये भी करना चाहिए, जैसे कोई 45% वाला है, क्यों बैठे 45%? जब आपका लाखों लोग हैं, क्यों नहीं 50% करें, जिससे कुछ लोगों को आउट करें हम, जिससे परीक्षा का, तो परीक्षा की प्रणाली के साथ साथ तंत्र भी डेवलप करना चाहिए अपने को परीक्षा के लिए। पहले छटनी वाला है, उसको भी एक अलग प्रकार से डेवलप करें जिससे बेईमानी नहीं हो। अब आपने ये कंप्यूटर से जांच करने की बात तो की, लेकिन क्लासरूम में ईमानदारी नहीं हो रही। क्लासरूम में वहाँ बेईमानी करने का जगह और जगह नहीं है, कंप्यूटर को भी जांचेगा वहाँ जगह नहीं है, लेकिन वहाँ क्लासरूम में तो जगह अभी भी जगह मौजूद है कि वहाँ टिप किया जाएगा, वो तो आपको वो तो प्राप्त कर ही लेगा। इस कारण से इन सब बातों पर इन टोटल हमारे यहाँ दिक्कत क्या है, हम खंड खंड विचार करते हैं किसी बात पर। मेरा विषय इन टोटल विचार किया जाए, पीडी पर भी विचार किया जाए, इस समय का जो कर्मचारी तंत्र है या अधिकारी तंत्र है उसके स्वभाव पर भी किया जाए, और देश की आवश्यकताओं पर विचार किया जाए, और देश की गड़बड़ियों पर विचार किया, सब पर इन टोटल विचार करने के बाद कोई निर्णय और सिस्टम डेवलप किया जाए, उससे परिणाम निकलेगा। वरना तो ये चीज़ें अब जैसे अब सब मानते हैं, अब जैसे कुछ चीज़ें ऐसी की केंद्र में अब नए उसमें कि विपक्ष का नेता बैठेगा, प्रधानमंत्री बैठेगा, एक जज बैठेगा, ऐसे करके किया ना, ऐसा कोई ना कोई यहाँ भी तंत्र डेवलप करना चाहिए। आरपीसी के मेंबर। चलिए मेहदी साहब, आप अपनी बात बताएं। अश्विनी जी, मीना जी ने जो बात कही कि हमारी पूरी शिक्षा पद्धति और जो शिक्षा का तंत्र है उस पर एक प्रश्न चिन्ह है। मैं केवल आरपीएससी की बात नहीं कर रहा, मैं एक जागरूक नागरिक के नाते ही कह रहा हूँ कि एक इंजीनियरिंग का लड़का बीटेक करने के बाद एसएससी की परीक्षा में बैठ रहा है, आरपीएससी की परीक्षा में बैठ रहा है। आप उसको उच्चतम डिग्रियां तो दिलवा रहे हैं, लेकिन क्या उसका आत्म स्वाभिमान जगा पा रहे हैं उसके साथ? जो आपने शुरू में व्यक्ति निर्माण की बात करी, तो क्या पूरा देश या पूरे राज्य को ये नहीं सोचना चाहिए कितने विश्वविद्यालय कुकुरमुत्ते की तरह इस पूरे राज्य में खड़े हो गए और उनमें क्या स्तर है उसका? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वो आदमी क्लर्क का एग्जाम भी देता है और पियोन के एग्जाम में बैठता है, तो क्या होगा इस राष्ट्र का? यानी भिंडा जी से मेरा निवेदन रहेगा कि इस विषय पर भी आप शिक्षाविद के बिल्कुल। हाल ही में जारी हुई नेशनल लेवल की एक लिस्ट में राजस्थान की एक भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी टॉप 10 छोड़ के टॉप 50 में नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है। जब पिछली बार प्राइवेट यूनिवर्सिटी के थे उसमें मैं बोला था, मैंने ये कहा था कि यहाँ तो 4 सेक्रेटरीज आप लगा रहे हो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, तो और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक भी आदमी नहीं है। यहाँ 2 एमएलए लगा रहे हो, वहाँ एक भी कोई। चलिए राजीव जी, अब आप अपनी बात बताकर कंक्लूड करेंगे हम इसको। आपको क्या लगता है कैसे सुधार किया जा सकता है? राजनीति को क्या सीख हो सकती है? सिस्टम में कैसे बदलाव हो सकता है? देखिए, मुझे तो लगता है कि समूचे सिस्टमिक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। व्यवस्थामूलक बदलाव होना चाहिए, और व्यवस्थामूलक बदलाव में 2 चीज़ें, एक तो शॉर्ट टर्म क्या कर सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म इनके प्रोसीजर्स क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर बात करें। व्यक्तियों के बदलने से या इस्तीफा देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, और उस इंडिपेंडेंट इंक्वायरी में जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन जिम्मेदार लोगों को पहले एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दिया जाए, क्योंकि किसी भी राज्य के समूचे प्रशासनिक फेलियर को अगर कोई संस्था आगे ला रही है तो उसे बहुत गंभीरता से देखे जाने की ज़रूरत है, एक बात। दूसरा, मुझे लगता है कि परीक्षा प्रणाली में बदलाव की ज़रूरत है। मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगा यहाँ पर कि हमने परीक्षा प्रणाली मार्केट की ज़रूरतों के हिसाब से वहाँ पर शुरू की है, और ऐसा लगने लगा है कि हमारे अपने संस्थागत ढांचे बाजार की सर्विसेज करने लगे हैं। उससे हमको अलग करके एक एनालिटिकल फ्रेम के आधार पर परीक्षा प्रणाली को विकसित करना पड़ेगा, जिसमें विद्यार्थी वो नहीं आए जो
केवल सूचनाओं के आधार पर अपने आप को आगे ले जाता है, बल्कि वो विद्यार्थी आए जिसको समाज की समझ है, जिसको राज्य और देश की समझ है, जो यहाँ के राजनीतिक अर्थवाद से परिचित है, जो यहाँ के प्रशासनिक ढांचे से परिचित है और जो एक विजन रखता है इस पूरी प्रणाली के अंदर क्या क्या जनहित केंद्रित बदलाव होने चाहिए। सरकार के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या वो ऐसे लोगों को चुनकर ला सकती है और क्या उन पर काम किया जा सकता है। क्या ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएंगे? आप सभी लोग आ जाए और मेरा ज्ञानवर्धन किया इस बात पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज बिग फाइट लाइव में इतना ही। चलते चलते एक खूबसूरत गीत आपके लिए, लेकिन याद रखिए इसी दुआ के साथ आपसे विदा लेंगे कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर साबित हो। नमस्कार।